Hello dear legal aspirants, very good evening. It's 7:30 p.m. So welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग. डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें. आज हमारा लेक्चर 2 है इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ में. प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की थी. जिन भी स्टूडेंट्स ने, जो नए स्टूडेंट्स हैं, आज पहली जिनकी क्लास है, प्लीज़ वो वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर देखें. और डेली 7:30 PM हम इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास करेंगे. 6 डेज वीक रहेगी और आई विल ट्राई कि संडे को भी हम एक 6 डे वीक थ्योरी क्लासेस रहेंगी. तो प्रैक्टिकल तो कुछ होता नहीं है, होता है. संडे को, ऑन एवरी संडे वी विल कंडक्ट अ MCQ. एक MCQ प्रैक्टिस करेंगे जितना हमने वीक में पढ़ा है. ये देखिए, इस जो शुरुआत मैंने की है, इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इन वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे. हमारे फैमिली मेम्बर्स डेली बढ़ने चाहिए. आज 4, 5 हैं, 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे. इसको कहाँ तक लेकर जाना है, ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है. मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ. हमने पढ़ा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है, इसके बेसिक्स क्या क्या है. बेसिक्स में आपने जाना. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. वी विल डू अ क्विक रिवीजन कि जो हमने कल की क्लास में हमने किया था उसको क्विक रिवाइज करेंगे. ठीक है. और टेलीग्राम पे आप में से सिर्फ एक स्टूडेंट ने मेरे पास होमवर्क भेजा है एंड आई विल शो यू इन दिस क्लास दैट होमवर्क. इंडियन एविडेंस एक्ट को किस तरह डिवाइड किया गया? टोटल 11 चैप्टर्स है, 167 सेक्शन है, 3 पार्ट में डिवाइड है. इफेक्टिव सेक्शन कितने हमारे? इफेक्टिव सेक्शन 166, क्योंकि सेक्शन 2 हमारा रिपील हो गया था. इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री देखो, 1868 में इसकी बात चली. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम से नहीं है, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. किसने लिखा था? सर जेम्स फिट्ज-स्टीफन. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQ साइड. इन 1871 में इनको ये काम दिया गया था. जो इसका इनेक्टमेंट डेट है, कौन सा डेट? इनेक्टमेंट डेट वो है आपका 15 मार्च 1872 एंड इन्फोर्समेंट डेट जो आपका है वो आपका है 1 सितंबर 1872. एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 है. ठीक है. उसके बाद आप आ जाइए कि ये कैसा लॉ है? इट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ. 2 तरह के लॉ हमने बात किए थे. एक सब्सटेंटिव लॉ होता है विच डिटरमाइन राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज, और ये प्रोसीजरल लॉ है बिकॉज इट गिव्स द प्रोसीजर, इट पुट्स द सब्सटेंटिव लॉ इनटू द मोशन. लेकिन क्या पूरा का पूरा लॉ प्रोसीजर है? नहीं. डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपेल जो है, चैप्टर 8 सेक्शन 115 टू 117, ये पार्ट यहाँ पे सब्सटेंटिव भी है, यानी कि पूरा का पूरा एक प्रोसीजरल नहीं है. बट अगर MCQ पूछा जाता है कि नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आपको कहना है इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ एंड एडजेक्टिव भी इसको बोला जाता है, एडजेक्टिव लॉ. ठीक है. ये आप यहाँ पे याद रखना है. दूसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको लेक्स फोरी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लेक्स फोरी. लेक्स का मतलब होता है लॉ, फोरी मतलब फॉर्म. एविडेंस एक्ट इज अ लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट. न्यायालय को चलाने वाला कानून है ये. फिर हमने कहा था कि जो हमारा होमवर्क भी था कि किस तरह से इसका चार्ट बनाना है, कि 11 चैप्टर 167 सेक्शन डिवाइडेड इनटू 3 टोटल पार्ट्स. 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. पार्ट 2 ऑन प्रूफ, चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक, जहाँ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की गई है. और पार्ट 3 है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे होगा, विटनेसेस कैसे आएंगे, एग्जामिनेशन कैसे होगा, चैप्टर नंबर 7 to 11 तक. ये इसका डिवीजन था. पार्ट 1 क्या था? रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, चैप्टर 1 एंड 2. इंट्रोडक्शन बताया गया है कहाँ पे? चैप्टर 1 में. चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक कवर करता है. चैप्टर 2 आपका रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, जहाँ पे सेक्शन 5 रिलीवेंसी की बात करेगा. 5 से 55 है, यानी कि 5 कहता है कि रिलीवेंट को ही लेंगे. गोल्डन प्रिंसिपल था ये. क्या था? गोल्डन प्रिंसिपल. याद है ना आपको तीनों गोल्डन प्रिंसिपल की? बेस्ट एविडेंस देना है. क्या देना है? बेस्ट एविडेंस देना है. दूसरा भाई आपको वहाँ पे नो हेयर से एविडेंस, हेयर से एविडेंस को हम अलाउ
नहीं करेंगे। और तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल क्या था, एविडेंस मस्ट बी रिलीवेंट। तो रिलीवेंसी बताएगा आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 से लेकर के 55 तक। और ये लीगल रिलीवेंसी है। कौन सी रिलीवेंसी है, लीगल है, लॉजिकल और लीगल। कल हमने बात की थी कल की पूरी क्लास में इस बारे में। पार्ट 2 है जो चैप्टर 3, 4, 5, 6 ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 56 से लेकर के 58 तक ओरल एविडेंस 2 ही सेक्शन है, 59 एंड 60, यानी कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये कहाँ पे है, 61 से लेकर 90A तक। फिर एक्सक्लूशन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल, गोल्डन प्रिंसिपल यहाँ पे आता है सेक्शन 91 में। 91 और 92 बेस्ट एविडेंस रूल की बात करते हैं। और यहीं पे 93 से 99 तक किस बारे में बात की गई है, पेटेंट एम्बिग्यूटी एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी। सेक्शन 100 भी इसी का पार्ट है जो कहता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं पार्ट 3 में। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, 101 से लेकर के 114A तक। चैप्टर 8 एस्टोपेल सब्सटेंटिव पार्ट है हमारा, 115 टू 117। आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं, कल किया तो था। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, करके छोड़ना नहीं है, रिवीजन मस्ट है। विटनेसेस के बारे में, क्या चाइल्ड विटनेस हो सकता है। देखिए जब ये चीज़ें आप हम रोज़ करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि आपके एक्ट के कहाँ पे क्या है। घर में ये पता लग जाए ना कि किस कॉर्नर में किस टाइप की चीज़ें रखी हैं, तो आप तुरंत चीज़ें ढूंढने में आपको आसानी होगी। वही पर्पज़ हमारा है। तो क्या चाइल्ड विटनेस हो सकता है, डम विटनेस कैसे होता है, हस्बैंड और वाइफ विटनेस कैसे बनेंगे, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होगा, नंबर ऑफ विटनेस कितना चाहिए हमको, नहीं नंबर ऑफ विटनेस नहीं चाहिए। क्या होता है, एविडेंस मस्ट बी वेड नॉट काउंटेड। गोल्डन वर्ड्स हैं, इनको नोट कर लें। तो सेक्शन 118 से लेके 134 तक आपका ये चैप्टर 9 बात का। चैप्टर 10 फिर जो विटनेस कंपिटेंट बनाता आदि है, तो इनका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। आपका जो आपने रिलीवेंट बताया, एडमिशिबिलिटी कहाँ आएगी, तो 135 से 166 तक चैप्टर 10। चैप्टर 11 कहता है कि जी मान लो कोई इम्प्रॉपर एडमिशन हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, रिजेक्शन हो गया एविडेंस का जो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, नीचे के न्यायालय ने आपके एविडेंस को नहीं लिया, लेना चाहिए था लीगली, लेकिन अगर वो कोई प्रिजुडाइस इफेक्ट नहीं डालता है तो 167 कहता है कि वहाँ पे प्रोसीडिंग विसिएट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा इसका जो हमने कल की क्लास का रिवीजन। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, आई विल गिव अ रिप्लाई। अब हम आते हैं आज के, अपना बेर एक्ट ओपन कर लें और बेर एक्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बेर एक्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट आपके बेर एक्ट के बाहर लिखा है, और उसी इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर एक चीज़ लिखी है जिसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। आप कहेंगे जी प्रीएम्बल तो हम ना कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपके एनसीईआरटी की हर एक बुक में मिलती है। आपको आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए तो एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले आपको प्रीएम्बल ही मिलती है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे है ना, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हर एक बेर एक्ट की भी प्रीएम्बल होती है। और देखिए प्रीएम्बल का अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज प्रीएम्बल आपको ये बताती है कि किसी भी स्टैच्यूट की लेजिस्लेचर ने जब उसको बनाया तो उसके पीछे उसका क्या मकसद है, क्यों उसको बनाया गया है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीएम्बल है वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इंडिकेट दैट इन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ, किसका इंटेंशन बताता है, किसका, लेजिस्लेचर का, कि उसे क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो आज हम प्रीएम्बल, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जो प्रीएम्बल को शायद ही पढ़ते होंगे, ठीक है, वो प्रीएम्बल को छोड़ देते हैं, लेकिन हम प्रीएम्बल को नहीं छोड़ेंगे और इसको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। देखिए प्रीएम्बल क्या कहती है, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, 3 वर्ड यहाँ पे हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस इट इज हेयर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज।
ठीक है भाई, इंग्लिश लॉ का हमारे एविडेंस एक्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट है, ये हम बात कर चुके हैं। और इसके आने से पहले क्या था, हमारे जो आपके इंग्लिश कॉमन लॉ यूज होता था, हिंदू लॉ यूज होता था, मॉमडन लॉ यूज होता था, कस्टमरी लॉज यूज होते थे। अब यहाँ पे किया गया कि कंसोलिडेट, हर एक वर्ड को आपको समझना है। कंसोलिडेट किसे किया जाता है? कंसोलिडेट उसे करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है। यानी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी, आपने सबको मिला के एक चीज़ बना दी। क्या कर दिया आपने? बहुत सारी चीज़ों को मिला के बना दिया। तो वो क्या किया आपने? कंसोलिडेट किया है। ठीक है, अब कंसोलिडेट करने के बाद उन्हीं को आपने डिफाइन कर दिया है और कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें आपने अमेंड भी कर दिया है। क्या कर दिया है? अमेंडमेंट भी आपने वहाँ पे कर दी है। ठीक है, यानी कि 1872 से पहले जितने भी इन एविडेंस के रूल इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, चाहे वो हिंदू लॉ से थे, मॉमडन लॉ से थे, इंग्लिश कॉमन लॉ से थे, या डिफरेंट लेजिस्लेचर का भी राजा महाराजों के अपने नियम थे, उन सबको क्या कर दिया गया? कंसोलिडेट कर दिया गया, उनको डिफाइन किया गया। डिफाइन कैसे करते हैं? जब कोई भी सेक्शन होता है ना, वो अपने आप को डिफाइन करता है, अपने बारे में बताता है, और साथ ही साथ उनको अमेंड कर दिया गया एज पर सोशल नीड। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे यहाँ पे कि एविडेंस मस्ट बी रिलीवेंट, एविडेंस मस्ट बी गिवन द बेस्ट एविडेंस एंड नो हेयरसे एविडेंस। ये 3 रूल थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि प्रियम्बल आपको शो करना चाह रही कि ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्जॉस्टिव लॉ है। लेकिन क्या ये एग्जॉस्टिव है? इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ जो आपका सेक्शन है, मान लीजिए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि एविडेंस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, तो व्हाट वी विल फॉलो। तो सबसे पहले भी हम वहाँ पे इंग्लिश कॉमन लॉ को फॉलो करेंगे। हालांकि हमारे ऊपर बाउंड नहीं है, बट स्टिल वी विल फॉलो द इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट? अंडरस्टूड। तो ये आपका प्रियम्बल है। प्रियम्बल को आपने से समझ लिया होगा। आई होप इसमें आपको कोई डाउट हो तो बताइए। फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1 जो है आपका, ये सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक आज हम डील करने वाले हैं। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ओपन योर बेयर एक्ट। आप सब अपना बेयर एक्ट खोल लें। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो इसको समझने के लिए आपको किन किन चीज़ों को समझना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो प्लीज़ अब जब सेक्शन 1 आप कवर करें ना, तो इसको बड़े ध्यान से कवर करना है। अपना बेयर एक्ट में सबसे पहले आप पढ़िए सेक्शन 1 क्या कहता है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भाई, इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। अब जो एक्सेप्ट स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर वो तो हट गया है, क्योंकि JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था। तो अब ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जब से आपका JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 का, एक्ट नंबर 34, तो उसके हिसाब से अब ये वहाँ पर भी लागू होता है, क्योंकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अभी रहा ही नहीं है। ठीक है, अभी इसके आगे क्या है कि ये तो हो गया इसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन। होल इंडिया क्या है? टेरिटोरियल है। अब सब्जेक्ट मैटर भी कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है। किस पे? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे पहले आपने कभी भी इस सेक्शन को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पे? इन और बिफोर द कोर्ट। क्या कह रहा है ये? इन और बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कोर्ट क्यों दिया इसने वर्ड, वाई दिस वर्ड इज गिवन, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ नो एप्लीकेशन टू द इंक्वायरीज बाय ट्रिब्यूनल इवन दो दे मे बी जुडिशियल इन कैरेक्टर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये आप केस लो यहाँ पे याद लिख लीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वर्मा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वर्मा। ठीक है,
ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 1958 का ये केस है। और इसमें ये कहा गया था कि जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता, दो दे आर इन जुडिशियल करेक्टर। जुडिशियल प्रोसीडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या है जुडिशियल प्रोसीडिंग। सबसे पहले हम जुडिशियल प्रोसीडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, सिंपल, विदाउट एनी इनेक्टमेंट, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग एक ऐसी प्रोसीडिंग होती है विच डेटरमाइन अ लीगल रिलेशन। क्या डेटरमाइन करती है? जो लीगल रिलेशन डेटरमाइन करती है। ठीक है, एक लीगल रिलेशन डेटरमाइन कर दिया इसने, लेकिन इसका कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी दे रखा है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 2I डिफाइन करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को, एंड एज पर दैट सेक्शन इट इज वन इन द कोर्ट ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कोई ऐसी प्रोसीडिंग जहां पे एविडेंस को ओथ पे लिया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, यानी कि जहां एविडेंस ओथ पे लिया जाता है। लेकिन क्या सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो वर्ड मैंने आपको बताया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होता है, ये आप याद कर लिए। लेकिन जो इन और बिफोर एनी कोर्ट, यानी कि ट्रिब्यूनल में भी अगर वो जुडिशियल कैरेक्टर की है, ट्रिब्यूनल में भी तो एविडेंस लिया जा सकता है, ओथ पे लिया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन क्या वहाँ पे ये इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा? नहीं लागू होगा, क्योंकि आपका सेक्शन 1 कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ होनी चाहिए? इन और बिफोर एनी कोर्ट, नॉट बिफोर द ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे आपने कहा ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल पे लागू नहीं होता, और एक तरफ आपने कहा कोर्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कीजिए, ऑल द कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल्स बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट द कोर्ट। क्या डिफरेंस है अभी दोनों में? देखिए, जो कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं ये आपके लेजिस्लेचर के द्वारा किए जाते हैं, किसी एक्ट के तहत किए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव होते हैं। कहाँ से डिराइव होते हैं? कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया से, टू गिव द जस्टिस। जो लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं उनके तहत से यहाँ पे वो देना है, ठीक है। और ये एवरी टाइप के केस को डील कर सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है स्पेसिफिक होती हैं। ट्रिब्यूनल जो होती हैं वो आपकी स्पेसिफिक होती हैं। जो ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन आते हैं उनको हम अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अवार्ड कहते हैं। और जो कोर्ट्स के डिसीजन आते हैं उनको हम जजमेंट कहते हैं, ठीक है भाई। आपने क्या क्या डिफरेंस जाना कि कोर्ट जो है वो हर तरह के केसेस को डील कर सकता है, जबकि ट्रिब्यूनल एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया हुआ एक बॉडी होती है कि भाई किसी एक्ट के पर्टिकुलर, जैसे कि आपका क्या हो गया भाई, इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ सुनेगी, आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गया, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हो गया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर ही वो आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका दोनों का डिफरेंस हो गया, याद रखिएगा। कोर्ट्स पर लागू होता है, इस पर नहीं लागू होता, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट, अभी आपने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है, इन और बिफोर कोर्ट। इस वर्ड पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इसी को इंटरप्रेट करना है आपको, उस पर लागू होता है। और ऑल द कोर्ट मार्शल्स, सभी कोर्ट मार्शल्स पर भी लागू होता है, एक्सेप्ट, आपको पहले याद करना जनरल रूल की सभी पे लागू होगा, एक्सेप्ट आपका आर्मी, एयरफोर्स और आपका नेवी के जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं उन पर लागू नहीं होता है, बिकॉज दोज आर गवर्न बाय द स्पेशल लॉज। उनके जो स्पेशल लॉ हैं वो उनसे गवर्न होते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि ये उन पर लागू नहीं होता, इन पर। और उसके साथ ये कहाँ पर लागू नहीं होता? अब ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता? अभी तक आपने पढ़ा है कहाँ लागू होता है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है यहाँ पे, ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कहाँ पे? एफिडेविट्स पे, एफिडेविट्स पे भी नहीं है, और साथ ही साथ आर्बिट्रेटर पे नहीं है, आर्बिट्रेटर पे भी नहीं है। एफिडेविट्स पे क्यों नहीं है? अभी आप देखिए,
सेक्शन 5 इसका कहीं ना कहीं एक ओवरराइड करता है, इसका एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन है इसका सेक्शन 5। सेक्शन 5 कैसे एक्सेप्शन है, वहाँ पे आप सीपीसी का एक पढ़ के देखिए कि अगर सीपीसी कोई एविडेंस का प्रोविजन दे रही है तो वहाँ पे वो प्रिवेल करेगी, ना कि इंडियन एविडेंस एक्ट। कहीं कहीं देखिए रिलेशन देखिएगा आप, जब आप सेक्शन 5 पे चलेंगे तो हम फिर से इस बात की चर्चा करेंगे। तो एफिडेविट कहाँ सीपीसी में आता है, ऑर्डर 19 सीपीसी, वहाँ पे तो एविडेंस दिया जा सकता है। क्या इसके अलावा भी कहीं दिया जा सकता है, सीआरपीसी में देखिएगा, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 295 से 297 तक एविडेंस जो है एफिडेविट के थ्रू दिया जा सकता है। ठीक है, तो भाई ऑर्डर 19 में हो गया, सीपीसी में, क्रिमिनल में भी हो गया, सीआरपीसी में। अब आर्बिट्रेटर पे क्यों लागू नहीं होता है, देखिए आर्बिट्रेटर पे इसलिए लागू नहीं होता है बिकॉज आर्बिट्रेटर हैज़ टू एक्ट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, उन पर उसे काम करना होता है, इसीलिए वहाँ पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, अब ये बात कहाँ कही गई थी, हाजी इब्राहिम कसम चोचिनवाला वर्सेस नॉर्दर्न इंडिया ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक तो ये केस है। दूसरा केस डाउन कि देखिए केस यहाँ स्लाइड में नहीं लिख पाते तो आप नोट कर लिया करें, म्यूनिक कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार, AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 2316। मैं आपको केस लो इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई मेंस का क्वेश्चन बन गया तो वहाँ पे आपके लिए केस लो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने कह दिया कि जी 3 जगह पे तो ये, अब इसका देखिए क्विक रिकैप मारते हैं जल्दी से। वन का सेक्शन 1 क्या कहता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, IEA समझ जाइए कि इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं हम, ये आपका होल इंडिया पे लागू होता है टेरिटोरियल वे में। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जितनी हैं उनके ऊपर भी लागू होता है, इन और बिफोर कोर्ट। ये वर्ड आपको आज के बाद हमेशा इसके साथ याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेते हुए चलना है। इसके अलावा कहाँ पे लागू होता है, सभी कोर्ट मार्शल्स पे लागू होता है, ऑल द कोर्ट मार्शल्स। अब कहाँ लागू नहीं होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहाँ पे लागू नहीं होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू नहीं होता, आपके जितने एफिडेविट्स हैं उन पे लागू नहीं होता है, आपका आर्बिट्रेटर है उसके ऊपर लागू नहीं होता है, और साथ ही साथ और कहाँ पे लागू नहीं होता, आपके जो कोर्ट मार्शल्स हैं, कोर्ट मार्शल्स जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, नेवी के 2 एक्ट हैं, एक आर्मी का एक एयरफोर्स का, अगर उनसे गवर्न होते हैं तो वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। अब कहीं देखिए एफिडेविट पे क्यों लागू नहीं होता है, ये बात भी तो आपके माइंड में आनी चाहिए ना कि भी एफिडेविट पे लागू क्यों नहीं होता है। सॉरी, एफिडेविट पे इसलिए लागू नहीं होता है बिकॉज एफिडेविट जो है वो डिपोनेंट की अपने खुद की पर्सनल नॉलेज के ऊपर होते हैं। अब मान लीजिए मैंने एफिडेविट दिया तो मेरी पर्सनल नॉलेज है ना, उसका आप एविडेंस कैसे मान सकते हो। सो एफिडेविट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अनलेस द लॉ स्पेसिफिकली परमिट्स द सर्टेन मैटर टू बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट, एंड वेयर इट इज गिवन इन CPC ऑर्डर 19 एंड CRPC आपका सेक्शन 295 एंड 297, यहाँ पे इसका प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपको कोई डाउट है, सेक्शन 1 आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन 2 के ऊपर। देखिए सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 यहाँ पे नाउ सेक्शन 2 की हम बात कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया था इन 1938 बाय रिपीलिंग एक्ट ऑफ 1938। आखिर ये सेक्शन 2 था क्या, देखिए सेक्शन 2 ने क्या कहा था कि इससे पहले बिफोर 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट आने से पहले जितने भी एविडेंस के रूल थे, चाहे वो एविडेंस के रूल हिंदू लॉ के थे
या वो मॉमडन लॉ के थे, या वो कस्टमरी लॉ के थे, या वो इंग्लिश कॉमन लॉ से थे, या वो किसी जुडिशियल डिसीजंस के डिस्कशन में थे, वो सारे के सारे जो है नल एंड वॉइड हो जाए, वो उसके बाद लागू नहीं होंगे, उनके लिए ओवरराइड इफेक्ट की ये बात कह रहा था सेक्शन 2। लेकिन 1938 में इसको हटा दिया गया। रीज़न बिहाइंड कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मैटर्स जो एविडेंस एक्ट में नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव कौन सा एक्ट है बताइए? मैंने कल की क्लास में बताया था, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन एक्ट जो है वो आपका एग्जॉस्टिव आता है। और ये बात कहाँ कही गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला था, राजमाता सिंधिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984। हर क्लास में बताया गया केस लॉ कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन 2 आपका इनइफेक्टिव सेक्शन है, 1938 में रिपील हो गया था। देखिए आपको चीज़ें पढ़नी है। हरियाणा जुडिशरी में पूछ लिया गया था सेक्शन 13 ऑफ आईपीसी कब रिपील हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। एंड वी कैन नॉट टेक रिस्क। हम कोई क्वेश्चन जहां से बन सकता है, वी विल नेवर टेक एनी रिस्क अबाउट दिस। सो प्लीज बी विद द क्लास एंड नॉट ऑल द क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम सीधे अपने सेक्शन 3 के ऊपर, ठीक है। सेक्शन 3 देखिए यहाँ पे क्या कहता है आपका। सेक्शन 3 सबसे पहले डिफाइन करता है कोर्ट को, कि व्हाट इज कोर्ट। हमने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर कोर्ट। उस वर्ड पे देखिए, आप सोच के देखिएगा उस वर्ड को अच्छे से। आपका 2 या 3 क्लास के बाद अगर स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करने का नज़रिया ना बदल जाए तो मुझसे बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, मैक्सिमम अपनी फैमिली को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ। मैं नहीं कहूँगा कितने स्टूडेंट आज इसको देख रहे हैं, मैं नहीं देखता हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ पढ़ाना है, चाहे 1 स्टूडेंट देखे या 50 देंगे, लेकिन जितने ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। देखिए इट इज़ अ मनी मेकिंग वर्ल्ड। क्या है? मनी मेकिंग वर्ल्ड है। आप 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, मिनिमम 60,000 से कम तो कहीं जुडिशरी की कोचिंग नहीं मिलती। आपके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट द मनी। अगर आप देखिए, अगर आप कोचिंग ले सकते हैं, वेल सेड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, आप कोचिंग ले लीजिए। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से, अगर आप किसी भी रीज़न से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इट्स माय प्रॉमिस दैट माय वीडियोस विल बी ग्रेट हेल्प फॉर हिम और हर, ठीक है। सो प्लीज़ आप इनको जरूर शेयर कीजिएगा। बैक टू द टॉपिक। सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लोज है, जहाँ टोटल 10 डेफिनेशंस दी गई हैं। और आज का होमवर्क ये है कि आपको ये 10 डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। आप याद करना कोर्ट, फैक्ट, फैक्ट एंड इशू, रिलेवेंट फैक्ट, एविडेंस, ठीक है। इन सब चीज़ों को, प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव, इंडिया डॉक्यूमेंट, ये सारी की सारी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब कोर्ट क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पे आप आ जाइए। कोर्ट का मतलब होता है ऑल द जजेस, जितने भी जजेस हैं, एंड मैजिस्ट्रेट। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो जज और मैजिस्ट्रेट को डिफरेंस को जानते हैं? ठीक है, ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चलिए, जितने भी जज और मैजिस्ट्रेट हैं, एंड ऑल द पर्सन्स एक्सेप्ट, यहाँ पे एक लाइन दी गई है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को यहाँ क्यों एक्सक्लूड किया गया है? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 में अभी तो हम पढ़ के आए थे, आर्बिट्रेटर पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, बिकॉज दे फॉलो द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, यानी कि जितने भी जज और मैजिस्ट्रेट लीगली ऑथराइज हैं। मान लीजिए, अब यह क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कोई जज साहब है और ये जज साहब क्या कर रहे हैं, ये जज साहब आपके कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, और वहाँ पे ये जज तो है ही, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कर रहे हैं तो क्या इनके ये एविडेंस एक्ट की कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते हैं, ठीक है। जज और मैजिस्ट्रेट हुआ, दे आर लीगली ऑथराइज टू टेक द एविडेंस, तभी वो आपके उसमें आएंगे, ठीक है। तो आई होप इसको ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोर्ट। कोर्ट आपका क्लियर हो गया अच्छे से। अब आते हैं एविडेंस पे। हमने कहा था एविडेंस लैटिन वर्ड से निकला है। एविडेर
और इसका मतलब होता है टू प्रूव, टू शो क्लियरली। ये यहाँ पे हमने कल की क्लास में समझा था। अब एविडेंस का देखिए सिंपल सी ऐसी चीज़ है, एविडेंस इज समथिंग विच लीड्स द कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन और द जजमेंट, उसे हम एविडेंस कहते हैं, जो वहाँ तक पहुँचने की बात कर रहा है। अभी आप एविडेंस की डेफिनेशन अपने बेयर एक्ट में खोलिए। पहले मैं फैक्ट नहीं, पहले एविडेंस को पढ़ेंगे फिर फैक्ट पे जाएंगे। चलिए, एविडेंस क्या कहता है, ऑल द स्टेटमेंट्स द कोर्ट परमिट्स, ध्यान देना है आपको यहाँ पे, आपको प्लीज बेयर एक्ट में ध्यान देना है, परमिट को आप एक बार ना सर्कल बना ले, और रिक्वायर्स उसको भी सर्कल, मैं मीनिंग समझाऊंगा आपको एक एक वर्ड का, टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर द इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। भाई देखो सीधी सी बात ये कह रहा है कि दो तरह का एविडेंस होता है, एक होता है ओरल एविडेंस और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। और जो आपका ओरल एविडेंस है उसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे कि जितनी भी स्टेटमेंट है विच कोर्ट परमिट्स, परमिट से आप देखिए, परमिट को जब आपने क्या किया, आपने परमिट को अंडरलाइन कर लिया, सर्कल बना लिया। परमिट का मतलब है जहां विटनेस खुद से कोर्ट में आया और कोर्ट ने उसको परमिट कर दिया। समझिएगा इस चीज़ को, एक माइंड में पिक्चर आपको बनानी, आंखें बंद कीजिए, आप जज बैठे, एक विटनेस आपके पास है, उसने स्टेटमेंट दी, आप बोले कि ठीक है तुम ये बात कह सकते हो, यू परमिट हिम। और रिक्वायर्स, उसके बाद क्या है, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मतलब क्या होता है, जहां कोर्ट ने विटनेस को सम्मन दे के बुलाया। सीपीसी में हम सम्मन कहाँ देते हैं, ऑर्डर 16 में, डिफेंडेंट को नहीं विटनेस को सम्मन देना है, ठीक है। तो जहां पे कोर्ट ने उसको बुलाया है विटनेस को, ठीक है, अगर विटनेस को अपने आप आया है तो परमिट कर दिया, नहीं आया तो उसको बुलाया गया, कोर्ट ने उसको कहा कि तुम ये बात बताओ इन द रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट, रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट को कर लो, ये आपका गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 2 है, द एविडेंस मस्ट बी रिलीवेंट, तो रिलीवेंट मैटर होगा वही अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, उसे हम क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस कहेंगे। और इसके सामने लिख लीजिएगा, रीड विद सेक्शन 59 एंड 60, 59 और 60 में चैप्टर 4 में इसको हम कवर करेंगे, अंडरस्टूड, चैप्टर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पे, सेकंड यहां पे कहता है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की डेफिनेशन देता है जो 61 से लेके 99 तक अगर हम कहें तो कवर होते हैं। चैप्टर 5 और 6 दोनों इसी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी होंगे सेकेंडरी होंगे वो बात यहाँ नहीं कही गई है, यहाँ सिर्फ बताया गया है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसको सर्कल करना है, स्टार बनाना है और वहाँ लिख देना है इंसर्टेड बाय IT एक्ट 2000। कब इंसर्ट किया गया, 2000 में। IT एक्ट का, क्योंकि देखिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। कल की क्लास की हर बात को याद रखना है। चलिए, तो ये होगी आपकी एविडेंस की डेफिनेशन, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे हम, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन वो कहाँ पे करेंगे, आपके जब चैप्टर 5 पे हम आएंगे। अब एविडेंस में सिर्फ यहाँ पे इतना आपको MCQ याद रखना है कि जो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो कब इंक्लूड किया गया था, IT एक्ट 2000 में। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आप आ जाइए, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है, बोलो जी डॉक्यूमेंट तो सब कुछ है, मेरी मार्कशीट डॉक्यूमेंट है, कागज पत्र डॉक्यूमेंट है, घर में जितने पेपर पड़े हैं डॉक्यूमेंट है, बुक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, देखिए, मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, मैटर एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो। कैसे डिस्क्राइब किया गया हो, 3 तरीकों से। कौन कौन से 3 तरीके हैं वहाँ पे, बाय लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। ये आपको आज से याद कर लेने हैं, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, 3 तरीके से, या इनमें से एक से ज़्यादा, यानी लेटर्स और फिगर्स हो सकते हैं, फिगर्स और मार्क्स हो सकते हैं, लेटर और मार्क्स, लेकिन रहेंगे 3 ही, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, ठीक है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए जहाँ पे
लेटर्स का, फिगर्स का, मार्क्स का इस्तेमाल किया गया है, उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। आपकी मम्मी बर्तन लेने जाती है ना, तो उस पर नाम लिखवाती हैं। बच्चों में लड़ाई होती है, मेरा नाम क्यों नहीं लिखवाया, ठीक है, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। आप तो कहेंगे जी वो तो ना हमारा बर्तन है, प्लेट है मेरी, वो नहीं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अगर वहाँ पे आपने कुछ क्या करा दिया है, इंस्क्रिप्शन करा दिया है, किसी भी मेटल प्लेट पे कोई इंस्क्रिप्शन है, स्टोन के ऊपर है, तो वो क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान क्या डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैप और प्लान के आगे आपको एक चीज़ लिखनी है, इलस्ट्रेशन में लिखिए रीड विद सेक्शन 37, 83, 87, बस लिख के छोड़ दीजिए। जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको लिख के छोड़ देनी है। ना तो आपको मुझसे स्लो चलना है, ना बहुत ज़्यादा फास्ट। मैं आपको बता रहा हूँ विद इन अ मंथ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पे इतना अच्छा होल्ड हो जाएगा, यू विल नेवर फॉरगेट द थिंग्स। देन आपका जो राइटिंग है वो डॉक्यूमेंट है। प्रिंटेड लिथियोग्राफ्ड फोटोग्राफ्ड, ठीक है, लिथियो जो पत्थर पे आर्ट बना देते हैं ना, उसको लिथियोग्राफ कहा जाता है। तो वो सब भी क्या है, आपके डॉक्यूमेंट है। कैरीकेचर क्या होता है, जो कार्टून बनाए जाते हैं ना, उनको कैरीकेचर कहते हैं। कैरीकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कुछ एक्सप्रेस किया जा सकता है वो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए ये डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एविडेंस एक्ट को समझने के नज़रिए से। पहली चीज़ आती है फैक्ट। आप स्कूल जाते थे, आपने नाउन बहुत बार पढ़ा होगा, टीचर नाउन पढ़ाता रहता है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में एक दिन टीचर ने मुझे पढ़ाया कि देखो भाई जो भी तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सब नाउन है। मैं कई दिन से नाउन समझ नहीं आया, टीचर ने बोला कि जो तू महसूस कर सकता है, देख सकता है, सभी नाउन है, जिसे छू सकता है वो नाउन है। मैं बोला गुरुजी सही भी बात बता दी आपने। वैसे ही फैक्ट है, ठीक है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है, विच कैन बी परसीव्ड बाई सेंसेस, ये लिख लेना, इसके आगे लिख देना है विच कैन बी परसीव्ड बाई दी सेंसेस। जो आपके सेंसेस से परसीव आप कर सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल फैक्ट कहते हैं। फिजिकल फैक्ट। एंड एनी मेंटल कंडीशन, एनी मेंटल कंडीशन इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट दो चीजें इंक्लूड करता है। आपका देखिए क्लॉज 1 देखिए, आप कह रहा है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, जो हमारी सेंसेस से परसीव की जा सकती हैं उनको हम फिजिकल फैक्ट भी कहते हैं। एक और वर्ड भी यहाँ पे यूज होता है जो मैं आपको बता दूं, टेंजिबल फैक्ट्स भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंजिबल फैक्ट। टेंजिबल फैक्ट होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, ठीक है, फिजिकल फैक्ट्स। एंड एनी मेंटल कंडीशन, भाई आपने किसी महिला को, उसके ससुराल वाले परेशान रखते हैं, वो बेचारी बहुत स्ट्रेस में रहती है, तो क्या ये स्ट्रेस जो है फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, ये भी एविडेंस में काम आता है। तो ये आपका मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। एनी पर्सन इज कॉन्शियस अबाउट एनी मेंटल कंडीशन इज ए फैक्ट, ये आपको याद रखना है। अब जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, दे आर रिलेटेड विद द विटनेसेस, और इनको हम कहते हैं इंटेंजिबल, जिनको आप छू नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल फैक्ट कहा जाता है। इसके इलस्ट्रेशन आप सारे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू। भी फैक्ट इन इशू यानी कि आपको नहीं लग रहा कि जो इशू हो, जिस बात का इशू है, बोलते हैं ना क्या इशू हो गया। अब इसका मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, आप भी अपने वहां बना लीजिएगा कि राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, जो इन तीन चीजों के एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, या फिर इनके नेचर के, या इनके एक्सटेंट के,
इनके बारे में जो बताता है वो आपका फैक्ट इन इशू होता है, या फिर इनसे कोई जुड़ा हुआ फैक्ट या इनसे कोई रिलेटेड फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू है। ये फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैक्ट इन इशू। द expression fact in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other fact existence, non-existence, nature and extent of right, liability, disability asserted or denied in any suit or proceeding necessaries follows। और यहीं पे देखिए एक ऑर्डर 14 जो आपका है फ्रेमिंग ऑफ इशूज सीपीसी में, उसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सीपीसी एनी कोर्ट रिकॉर्ड एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर्स टू सच इज अ फैक्ट इन इशू। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं इतना कह रही है आपको, जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे प्लीडिंग्स के बारे में बात कर रही है कि जो प्लेंट में और रिटन स्टेटमेंट में आपने एडमिशन और डिनाइल किए हैं वो आपके फैक्ट इन इशू हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके फैक्ट इन इशू के लिए टर्म यूज होती है जी लैटिन टर्म। ये बड़ी यार लैटिन टर्म ना, इंडिया वालों ने सब कुछ वहीं से ले लिया है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लें। इसको कहा जाता है फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंडम होता है जो आपको प्रूव करना है। इसको एक सिंपल डिफरेंस बताता हूँ, अगर आपको इसका एक्चुअल डिफरेंस देखना तो उसका एक वीडियो है अलग से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। फैक्टम प्रोबेंडम होता है जो आपको फैक्ट प्रूव करना है, और फैक्टम प्रोबेंसिया होता है जिसके माध्यम से आप उसको प्रूव करेंगे, उसे फैक्टम प्रोबेंसिया कहते हैं, यानी कि रिलीवेंट फैक्ट कहा जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिलीवेंट फैक्ट। देखिए अब रिलीवेंट फैक्ट क्या होते हैं? रिलीवेंट फैक्ट वो होते हैं जो किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होते हैं इन द वे ऑफ रेफर टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। यानी कि जो अभी सेक्शन 6 से लेकर के 55 तक जो बताए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो सारे प्रोविजंस आपके कहीं ना कहीं क्या माने जाएंगे, इससे रिलेटेड माने जा सकते हैं। यानी कि सीधा सा ये इसके पार्ट 2 की बात कह रहा है कि इसको हमें ऑलवेज रीड विद सेक्शन 5। ठीक है, तो रिलेवेंट फैक्ट में कोई डाउट? रिलेवेंट फैक्ट आपका क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपना प्रूव्ड डिसप्रूव्ड। इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपका डिक्टेट कराऊंगा एक क्लास में। ठीक है, आज सिर्फ एक बार समझ लीजिए, हम इसकी मेंस के क्वेश्चंस की भी बातें करेंगे, लेकिन एक बार आप पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए, बेस तैयार कर लीजिए। अब आता है व्हाट इज प्रूव्ड। एक प्रूव्ड में आपको एक चीज़ बता दूं कि एक प्रूडेंट मैन आप हमेशा समझिए। प्रूडेंट मैन क्या होता है? कॉमन सेंस का आदमी जो किसी भी बात को समझ सकता है। A fact is said to be proved when after considering, मान लीजिए आपने किसी को कहा कि ये भैंस है। अब एक नॉर्मल अकल का आदमी जो होता है, बहुत स्मार्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत पागल की भी बात कर रहा हूँ, और उसने कहा कि हाँ भाई सही कह रहे हो, ये तो भैंस है। उसको देख के वो इस बात को मान लेगा, तो उसे हम कहा जाता है प्रूव्ड। क्या कहते हैं? उसे प्रूव्ड कहा जाता है। A fact is said to be proved when after considering the matters before it, court either believe it to exist or consider its existence। तो कोर्ट ये बात मान ले कि हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, भैंस ही है। सो प्रोबेबल दैट कि किसी प्रूडेंट मैन को भी अगर हम सर्कमस्टांसेस दिखाएं तो वो भी मान ले कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब डिसप्रूव्ड क्या है कि कोई आदमी गधे को भैंस का तो कोई कैसे मान लेगा? मान लेगा कोई? नहीं मानेगा। दैट इज डिसप्रूव्ड। जहाँ पे उसके नॉन एग्जिस्टेंस को कोर्ट मान लेता है कि एक प्रूडेंट आदमी भी मान ले कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, उसे क्या कहा जाता है? डिसप्रूव्ड कहा जाता है। और ऐसे फैक्ट जो ना प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, उन्हें हम नॉट प्रूव्ड कहते हैं, और एमसीक्यू में इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन बच जाती है आपकी इंडिया की। इंडिया की डेफिनेशन आप कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? आप 2F ऑफ CRPC में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में पढ़ते हैं, CPC के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 के क्लॉज 7 के B में भी आप इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब इंडिया की डेफिनेशन है।
इंडिया में अभी इंडिया क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा, आज की क्लास में हमने समझा कि आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्या था, क्यों रिपील हुआ, सेक्शन 3 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आपके कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है, एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी ऑन एफिडेविट्स क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमने आज समझा है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रिजम्पशंस की, जो हम कल की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि प्रिजम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए इसके ऊपर कल फुल क्लास आपकी सिर्फ सेक्शन 4 पे रहेगी, मेंस ओरिएंटेड। लेकिन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ इन क्लासेस को शेयर करें। देखिए, जब ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं ना तो पढ़ाने का मज़ा भी अलग आता है, डाउट्स आते हैं, सीखा जाता है, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मिलजुल के हम लॉ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रेडी कर लेंगे जो सभी जो आपके टारगेट्स हैं, जुडिशरी में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, कहीं भी जाना है, इंडियन एविडेंस एक्ट को समझना ही समझना है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो mklegalshiksha@gmail.com मेरी मेल आईडी है। ठीक है, और आप टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर लें, वहाँ क्लास शेड्यूल आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दिया है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया है, और आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।